अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज से हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं जी पिंडी पॉइंट के जो मुख्तलिफ जो हमारे प्रोग्राम हैं। तो हुआ कुछ इस तरह के मेरे अज़ीज़ हैं इरफान बेग साहब, ये मुझे ईद मिलने आए तो मैंने इनको बिठा लिया अपने पास कि ईद भी मिलते हैं और साथ ऑन कैमरा बातें भी करते हैं। इनका तारुफ नाज़रीन इस तरह है कि ये माशाल्लाह एक्टिंग भी करते हैं, ड्रामा निगार भी हैं और तंज़ो मिजाज से भरपूर जो ड्रामे हैं वो ये लिखते हैं। इसके अलावा मज़ाह नगारी और ज़्यादा जो इनकी पहचान है वो है जी पोठोहारी ड्रामे जो है वो ये लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम जनाब। सर जी पहले आपको ईद मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच। आपको भी ईद मुबारक हो जी। बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं आया हूँ और आपने कैमरा लगाया है और हम आपस में बात कर रहे हैं और ये तो रिकॉर्ड हो गया है कि हमारी ये मुलाकात जो है ना ये हमेशा के लिए रह जाएगी इंशाल्लाह। जब मर्जी है ये मुलाकात हम देख सकते हैं कि ये जो पोठोहारी है, यानी आप मुसन्निफ हैं, ड्रामा निगार हैं, पोठोहारी में सब कुछ लिखते हैं आप, तो इस तरफ आप क्यों आए और कैसे आए? ड्रामा राइटर में नहीं था। अच्छा। मतलब मैं एक्टर था। अच्छा। बेसिकली मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग की है, बहुत अरसा एक्टिंग किया, तकरीबन 30 साल एक्टिंग मैंने की है। 86 में मैंने पहला ड्रामा किया था। अच्छा। तो वो ड्रामा जो था वो स्टेज ड्रामे से मैंने इब्तदा की थी अपनी और बेशुमार फिर ड्रामे किए, स्टेज पे करता रहा। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि मुझे अपना आप ना जिस चीज़ में मिसफिट सा नज़र आता है मैं उसे छोड़ देता होता हूँ। अच्छा। मतलब जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब अपना आप जिस जगह पे अच्छा नहीं लगेगा उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इसी तरह एक मतलब मैं एक्टिंग कर रहा था लियाकत हॉल में, बड़े हम ड्रामे करते थे, यहाँ मरकज़ था लियाकत हॉल में जी। और इसके अलावा हर जगह पे तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में जेलम से लेके अटक तक, मतलब बीच में जितने इलाके हैं वहाँ पे हम ड्रामे करते रहते थे। और एक अच्छी वर्थ थी मेरी बतौर एक्टर जी और कॉमेडियन। सही कॉमेडियन और माशाल्लाह ड्रामा भी मैं अच्छा बोल लेता था। तो लेकिन कुछ अर्सा गुजरा जब, तो एक दफ़ा मैं ड्रामा कर रहा था, ये गालबन 2004-05 की बात है। अच्छा। ये यहाँ पे एक नाज थिएटर था पिंडी में। बिल्कुल। तो नाज सिनेमा था, उसे फिर थिएटर बना दिया गया था। तो उसमें मैं ड्रामा कर रहा था, लाहौर से एक टीम आई हुई थी। लाहौरी जो है वो ज़रा खुल डुल के एक्टिंग करते हैं, तो मैं भी उनके साथ काम कर रहा था। तो करते करते वो ड्रामा कुछ इस किस्म का था कि उसमें जुगते एक दूसरे से हम करते थे। मैं नौकर का कैरेक्टर कर रहा था। तो लोरिये जो है वो जुगतों में बहुत तेज़ होते हैं। अब मुकाबले की फिजा पैदा हो गई, मैं भी हार नहीं मानने वाला था क्योंकि मेरा भी पीछे एक बैकग्राउंड था। ठीक है। तो वो जनाब जब मैं शुरू हो गई तो वो उस वक्त क्या, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उस वक्त कुछ कम थी लेकिन थी कि जुगतों में टोटली माँ बहन ही वो उनकी बातें होती थी कि जी फलां बात हुई है, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन। सही। वो ड्रामा होता रहा, मैं कुछ दिन देखता रहा, करता रहा, खुद भी ऐसी जुगतें करता रहा। एक दिन मैं घर आया तो मेरे घर का ये रास्ता जो था दरवाजे का नहीं था। अच्छा। मैं दीवार फलांग के ना अंदर आता था। अच्छा। क्योंकि रात 2-3 बजे लेट आना। हाँ बिल्कुल। तो दरवाजे बंद होते थे, मैं मुनासिब नहीं समझता था घर वालों को तकलीफ देना। अच्छा। तो मैंने दीवार फलांगी तो मैंने देखा कि मेरी वालदा बरामदे में ना मसल्ला बिछा के तहज्जुद पढ़ रही थी। अच्छा। तो मैं कमरे में चला गया, चुप करके लेटा। तो मैंने सोचा यार मैं कितना बदनसीब बच्चा हूँ कि मेरी माँ तहज्जुद पढ़ रही है और मैं स्टेज पे इनके नाम पे गालियाँ किस्म की और बुरा भला जो है हम जुगते लगा रहे हैं। तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक है। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद एक्टिंग नहीं करूँगा। अच्छा। सही। यानी कि माँ का जो प्यार, माँ का जो एहतराम, वो सारी चीजें सामने वो जरूरी है ना, वो जरूरी है। हर चीज, बेशक वो एक कैरेक्टर को कह रहे होते हैं लेकिन जात तो मेरी ही है ना। बेशक। मतलब अगर सोचने की बात ही है, वो पीछे तो मैं ही हूँ उसके। और वो मुझे तो ज़रा शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि वो मेरी माँ के मुतल्लिक ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरी बहन के मुतल्लिक ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो वो एक इखलाकी पस्ती का मुझे एहसास हुआ लेट, लेकिन चले हो तो गया।
समझिए। उसके बाद आपने उसको तर्क कर दिया? बिल्कुल, ड्रामा जो है ना स्टेज करना मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं आइंदा स्टेज ड्रामा नहीं करूँगा। तो उसके बाद फिर आप किस तरफ आ गए? मैं असल में उससे पहले ना थोड़ा बहुत लिखता था मैं। अच्छा। हाँ, मुख्तलिफ अखबारों वगैरह में भी लिखता रहा, तो जंग अखबार में मैं लिखता रहा हूँ बाकायदा। 3 साल तक मैंने वहाँ पे थिएटर नामा के उन्वान से कॉलम लिखता रहा हूँ। उस वक्त फ़न और फ़नकार एक पेज आता था, अब वो ख़त्म हो गया है। अब जब से जियो बना है तो वो पेज ख़त्म हो गया। तो उसमें मैं लिखता था, लिखने का शौक़ भी था। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने इन लोगों पे के साथ इतनी मेहनत की हुई है, इतना अरसा मैंने इस फील्ड में लगाया है, तो क्यों ना मैं ड्रामे लिखने शुरू कर दूँ, समझे। फिर मैंने सबसे पहले ड्रामा जो लिखा ना पटवारी लैंग्वेज में, वो हमारे एक दोस्त हैं अमीद बाबर साहब, बड़े अच्छे पटवार के बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे इसी तरह बैठे हुए थे, कहने लगे यार भैग माड़े होते की है जब ड्रामा लिखना कि थरथली पे जो है। अच्छा। मैं कह रहा थोड़े उत्ते के लिखा, थोड़ा मुँह ही नहीं इसका। कहना नहीं यार इससे मुँह होते लिख दो। मैं वो कर ली, लेकिन वो कुछ अर्सा वो मेरे मसलसल ना पीछे लगा रहा, क्योंकि स्टेज ड्रामे मैंने 2-3 लिखे थे इससे पहले, ठीक है, जो अच्छे गए थे। अरे अमेरिका नाम का था एक, तेरे लारे पे दे कुंवारे, इस किस्म के मुख्तलिफ ड्रामे मैंने लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। तो मैंने उस पर एक ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। ड्रामा लिखा मैंने। ड्रामा लिखने के बाद हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जब स्टोरी देखी, मैं पहले तो पीटीवी पे लेके गया। अच्छा। पीटीवी पे लेके गया तो वहाँ पे माशाल्लाह उस टाइम बड़े बड़े डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर जो होते थे। अब तो खैर रहा ही नहीं ना पीटीवी। उस वक्त पीटीवी एक ही था और उसका ड्रामा भी लोग देखते थे, और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे काम करवाने वाले बड़े टैलेंटेड लोग थे। तो मैंने वो स्क्रिप्ट सेक्शन जो है उसमें ड्रामा जमा करवाया, तो 2-3 चक्कर लगाए। उसके बाद वो स्क्रिप्ट एडिटर जो थे वो लेके ड्रामा मेरे साथ बैठ के कहने लगे यार ये भी कोई ड्रामा है, आप कोई ड्रामा लिख के लाएं, ये तो कोई ये ड्रामा नहीं है। अच्छा। बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ मैं। खैर मैंने वो ड्रामा वहाँ से उठाया, आ गया वापस। अच्छा। सोचने लगा कि अब क्या लिखूं। अच्छा। लेकिन उसी दौरान एक हमारे दोस्त हैं रशीद अख्तर साहब, अच्छा, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्हें मैंने वो स्क्रिप्ट दिखाया। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त कमाल का स्क्रिप्ट है। मैंने कहा ठीक है जी, फिर बनाते हैं इसके ड्रामे को। कहते हैं हाँ मेरे पास सारा इक्विपमेंट अपना है, तो मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ। विद इन मतलब 3 डेज उन्होंने रिहर्सल वगैरह करके, अरेंजमेंट कर ली सारी, कास्टिंग करके जनाब वो ड्रामा रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। तो ड्रामा रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों ने उसका एक प्रेस शो किया। अच्छा। प्रेस शो में वो ड्रामा बड़ा हिट हुआ। अच्छा। उसमें मैं एक्टर नहीं था। अच्छा। सिर्फ मैंने लिखा था। सही है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने पसंद किया, और बाद में जब वो रिलीज़ हुआ तो बहुत ही पजीराई मिली उसकी वजह से। मतलब समझ लें कि मेरे एक हमारे दोस्त हैं अरशद चाल साहब, राइटर हैं, पीटीवी इस्लामाबाद से बहुत सारे ड्रामे उन्होंने लिखे हैं। जी। तो उनके साथ में एक दफ़ा जेलम जा रहा, तो रास्ते में एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, तो कहने लगे यार बेग बात ये है कि अमजद इस्लाम अमजद ने पहले 100 ड्रामा लिखा, उसके बाद वारस लिखा, तो वो 100 ड्रामे के बाद कामयाब हुआ। वारस से अमजद इस्लाम अमजद बन गया, उसकी पहचान बन गई। और तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि तुमने पहला ड्रामा लिखा और पहले ड्रामे ने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया कि अब इस चीज़ को मैनेज करना या कायम रखना यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है। वो ड्रामा था जी मैं भी कुकड़ खासा। समझिए। तो बड़ा प्यारा ड्रामा, नाज़रीन मैंने देखा है जी, एक्सीलेंट। मैं वो ड्रामा छोटा सा ड्रामा था। अच्छा। वो बुनियाद बना मेरी। अच्छा। मतलब राइटिंग की, चूँकि पहली अगर आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है, पसंदीदगी लोगों से मिल जाती है, तो फिर एक एनर्जी पैदा हो जाती है, बंदा कहता है यार चलो लिखोगे। बिल्कुल। एक कम अच्छा है। बहरहाल मैं कोई राइटर तो था नहीं, लेकिन ये है कि मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया मुतवातर। उसकी 10-12 किस्तें मैंने लिखी, उसके अलावा ड्रामे। फिर एक वक्त आया कि मैं पटवारी का बेस्ट राइटर बन गया माशाल्लाह। मतलब हर बंदा मेरे पास आ रहा है, वो यार बेग को लिखो। अच्छा। बेग बहुत अच्छा लिखना जी। अच्छा। पटवारी चो बेग ही है जी ये। तो एक इज्जत मिलना शुरू हो गई, और उस भरम को कायम रखने के लिए फिर मैंने मतलब मेहनत शुरू की।
और अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह मेरे कलम में कोई तख्लीक ऐसी मेरे वो पैदा हो जाए। तो ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, बाकी वो कोई ऐसी बात नहीं। फिर वो जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो मेरे एक दोस्त है नुमान रज़ाक साहब, अच्छा, उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने ये ड्रामा जो लिख दिया है ना, ये बहुत बड़ा ड्रामा है, तो अब इसको किताबी शक्ल में शाया करें। सही है। तो मैंने कहा यार छोड़ो, अदबी लोगों च साडा के काम, बेअदब लोग कहना नहीं जी, ये तारीख है और इसमें रहना चाहिए, इसको अमर होना चाहिए। सीढ़ियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, किताब बाकी रहेगी। तो मैंने वो जनाब, चूँकि स्क्रिप्ट तो पहले से तैयार था, तो मैंने उसकी कंपोजिंग वगैरह उसे दे दी नुमान रज़ाक साहब को, उन्होंने करवाई। अच्छा। और उसके बाद प्रूफ रीडिंग करी, उसके बाद वो मेरी किताब छप के तैयार हो गई है और आज मैं आपको ये किताब पेश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये जी, मैं भी कुक्कड़ खासा। मैं भी कुक्कड़ खासा। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत किताब माशाल्लाह, और आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, और ज़बरदस्ती। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा आपने कौन कौन से ड्रामे? मैं पटवारी के बहुत सारे ड्रामे हैं। मैं भी कुक्कड़ खासा, मैं भी अफसर बनसा, मैं भी थानेदार बनसा, पता नहीं क्या क्या बनसा, इस किस्म की कोई 12 किस्तें इसकी थी। फिर एक निकम्मे पुत्र नाम का ड्रामा मैंने लिखा, बड़ा पॉपुलर हुआ। ठाकर साहब थे, इफ्तिखार ठाकर साहब लाहौर से, उन्होंने उसमें काम किया। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक पे मैंने, उस वक्त मोबाइल नया आया था। अच्छा। और मोबाइल के जो नुकसानात थे, या मोबाइल की वजह से हमारे जो बुराइयां जन्म ले रही थी, समझ, जो एक माशी अबतरी पैदा हो रही थी माशती जी, तो वो उस पे मैंने वो मोबाइल मोहब्बता नाम का ना एक ड्रामा लिखा। अच्छा, मोबाइल मोहब्बता। जी हाँ, मोबाइल मोहब्बता, कि उसमें मोबाइल पे जो मोहब्बतें होती हैं उसका काफ़ी तज़किरा था। सिर्फ मोबाइल मोहब्बतें उसको मोबाइल पे नहीं थी, बल्कि चलती फिरती मोहब्बतें, जो मोबाइल हम कहते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें भी मैंने उसे इस्तेमाल किया। वो बहुत ही सबक आमोज़ किस्म का था। अभी अवेलेबल है यूट्यूब पे मोबाइल मोहब्बता पड़ा हुआ है, बेशुमार उसके लोगों ने खुद से ही चढ़ाया हुआ है। सही। तो बेग साहब, ये तो माशाल्लाह ड्रामों की बातें होंगी। एक बताइएगा बात मुझे, जब आप इस फील्ड में आए तो रास्ते में मुश्किलात तो आई होंगी जब आपने ड्रामों की तरफ आए? मुश्किलात ही मुश्किलात आई है। अच्छा, समझिए ना, ये तो शुरू से लेकर आखिर तक मुश्किलात ही रहती हैं। मैं तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा किया कि मेरी ज़िंदगी में ये मुकाम आ गया कि मैंने ये छोड़ दिया। सही। क्योंकि ये स्ट्रगल है, मुसलसल कंटिन्यू स्ट्रगल। बेशक मैं इस काबिल हो गया था कि मैं ऑन पेमेंट ड्रामों में काम करता था, मुफ्त में काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी स्ट्रगल थी। दिन को सर्विस करनी, रात को 3 बजे तक ड्रामा करना, फिर दफ्तर जाना, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये अच्छा हुआ कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं शायद ना चल सकता आगे जाके। और एक अच्छा एंड हो गया कि एक नेकी भी हो गई कि मैंने उसे बुराई समझ के तर्क कर दिया और एक अच्छे काम का आगाज कर दिया। क्योंकि लोगों को हंसाना वो भी, उसमें भी सवाब का काम है इतना। मैं बताऊँ ना जी कि इसमें कितनी स्ट्रगल है कि मेरा एक दोस्त है, तो वो मुझे कहने लगा, यार बेग तेरी भी कोई जिंदगी है। मैं क्या ओके होया है, कहता तेरी भी कोई जिंदगी है, तू आज दिन तक अपने घर दरवाजे चुने बड़िया कंधी टप के। तो मुश्किलात तो ऐसी ही है ना जी। अब ये सारी स्ट्रगल थी, और अब हर रोज़ मैं टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लियाकत बाग से पैदल मैं अपने घर तक आता था। ये तकरीबन 7 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, मैं जनाब उस पर पैदल आता था। मैं क्या, सारे एक्टर ही वो पैदल ही होते थे। अच्छा, उस जमाने में ना ऐसा ही था, क्योंकि मैं भी देखने जाया करता था ना ड्रामे अक्सर रात को, 1 तो 2:30 बजे फारग हो रहा है। अच्छा, फिर वो जब उस दूसरी तरफ से एक्टर निकल रहे होते थे ना, मैं उनको देखा करता था, ओ गया ही भाई, कोई साइकिल पकड़ के जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। वो कई दफ़ा पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, हाँ भाई कितों आए, और ड्रामा करके आ रहा हूँ जी। और ड्रामा, वो तू एक्टर है? हाँ जी मैं एक्टर हूँ जी। अच्छा जी, चलो जरा सुनाए ना, दो क्या वो फिर ये है कि उन्हें चलो कोई पास दे दिया कि आया ना यार, उधर आपको ड्रामा दिखा देंगे। तो बेग साहब, ड्रामे जब आप
जिस वक्त तख्लीक की है आपने, यानी कि जब रिकॉर्डिंग हो रही होती उस वक्त कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसको आप याद करके ना हंस पड़ते हैं? स्टेज पे बेशुमार मौके होते हैं। पहला ड्रामा था मेरा 86 में। अच्छा। मैं गुजर खान में एक मुस्लिम स्कूल है वहाँ उस हाल में कर रहा था। तो मैं उस वक्त मेरा हाल है मैट्रिक मैंने की हुई थी और कुछ मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ। जी। तो मैंने ड्रामे शुरू कर दिए। तो अब वहाँ पे मुझे ऐन वक्त पे पता चला कि हीरो साहब नहीं आए हैं जी, तो आप ड्रामे के हीरो हैं। अच्छा। समझो सडनली इतना बड़ा अचानक मुझे वो खुशी मिली कि मैं हीरो बन गया। पहले मैं एक छोटा सा कैरेक्टर कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी तू चूँकि मैं छोटा कर रहा था तो मुझे सबके वो मुकालमे वगैरह जो है ना कुछ याद थे। तो वो कहने लगे यार ये बंदा जड़ा है ना मेहनत बड़ी करता रहा है तो इसको ना हीरो का कैरेक्टर करा लेने। अच्छा। समझे। मैंने कहा जी ठीक है मैं हीरो का कर लूँगा, आप जो कहेंगे कर लूँगा मैं। अच्छा। खैर वो ड्रामा शुरू हो गया। उसमें एक जुमला था कि तुम इस माशरे के माथे पे कलंक का टीका हो। समझो। अब वो जुमला मैं भूल गया, कुछ मेरे जहन में ना गड़बड़ हो गया, कुछ समझ नहीं चल रही थी। एक मुझे याद था कि टीका जो है टीका नहीं होता, ये मुझे याद था। तो मैंने मतलब उसको ना जल्दी में कहा तुम इस माशरे के माथे पे कलंक का इंजेक्शन हो। तो ऑडियंस भी ऐसी थी वो क्लैपिंग शुरू हो गई। तो ऐसे बेशुमार मतलब मौके बनते हैं, मतलब ऐसी फंबल हो जाते हैं बंदे बंदा। मैं एक और ड्रामा में लियाकत हाल में कर रहा था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो मैं गया वहाँ पे लियाकत हाल में, वैसे ही ड्रामा देखने चला गया। तो उससे पहले जो ड्रामा हुआ था उसमें मैंने बड़ा अच्छा रोल किया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ जब मैं बाहर पहुँचा तो एक हमारा दोस्त ये अमीर बाबर जो है ये बैठा हुआ था और वहीद मनास एक एक्टर है पिंडी का। अच्छा। वो दोनों कहने लगे आओ जी विंग में चलते हैं जी। विंग में चले गए वो पीछे। तो वहाँ पे पता चला जी कोई औरंगजेब लगारी, रंगीला, अच्छा पता नहीं और बड़े बड़े नाम जो है ना। अच्छा। ये एक्टर आए हुए थे। अच्छा। खालिद अब्बास डार और इस किस्म की उसकी कास्ट थी। लाहौर से सारी कास्ट आई थी। यहाँ से हमारे एक्टर हैं ख्वाजा साहब। अच्छा। मसूद ख्वाजा साहब, वो भी उसमें काम कर रहे थे। तो हम तीनों विंग में पहुंचे तो मसूद ख्वाजा साहब की मुझ पे नज़र पड़ी ना, तो कहने लगे वो बेग वो यार अच्छा होया तू आ गया। मैं क्या हो सर, वो यार अभी कवाली होनी है स्टेज पे और तुमने एंट्री डालनी है। मैं क्या सर मैं ड्रामे में हूँ नहीं, तू और मैं जो कह रहा हूँ मतलब ख्वाजा साहब का एक रोब है, सीनियर आर्टिस्ट है, मैं जो कह रहा तू करनी है। मैं क्या जी मैं, खैर उन्होंने ज़बरदस्ती ना मुझे वहाँ पे खड़ा किया। इतनी देर में एंट्री आ गई, वो जो कवाली करनी थी उन्होंने जनाब धक्का दिया मुझे, मैं स्टेज पे चला गया। अच्छा। अब मुझे पहले नहीं पता था कि स्टेज पे इतनी बड़ी कास्ट बैठी हुई है। अच्छा। मैं जब गया हूँ ना तो रंगीला, औरंगजेब लगारी, खालिद अब्बास डार, ये वो लोग हैं जो स्टेज के बादशाह हैं, कोई शक नहीं। समझिए मेरे वो हाथ से ना तोते शोते उड़ गए। ये रजिया किधर फंसी है। मैं जनाब परेशानी के आलम में था, लेकिन चूंकि स्टेज का आर्टिस्ट हूँ, कॉन्फिडेंस फिर भी मैंने संभाला अपने आप को। तो इतनी देर में वो तबले शबले वाले बैठ गए। अब उसमें कवाली करनी थी अभी भी हैया हैया। अच्छा। ये बड़ी स्टेज की एक कवाली है, बड़ी मशहूर कवाली है। अच्छा। तो रंगीला साहब भी इसमें होते हैं, सारे एक एक शेर बोलते हैं। अब मसूद ख्वाजा साहब ने मुझे इशारा किया कि अब बोलो तुम। तो मैंने जैसे ही कहा ना खामोश, तो रंगीले ने मेरी तरफ देखा कि ये मुझे तो पहले नजर नहीं आया, किधर आ रहा है और मुझे कह रहा है और बड़े बड़े आर्टिस्टों को कह रहा है खामोश, क्योंकि वो चुप करा देना तो अपना शेर बोलना होता था। अच्छा, वो उसने ऐसे घूर के मुझे देखा ना, तो देखने के साथ ही ना उसने कवाली अपनी तरफ कर ली। अच्छा। वो उसने शेर बोल दिया। अच्छा। अब मसूद ख्वाजा साहब ने उससे क्लियर किया कि बच्चा ठीक है, इसको बोलने दे। समझिए, मतलब आंखों में वो इशारा करके उसे समझा दिया कि लड़का ठीक है, इसको बोलने दे। अच्छा, मैं जब दूसरी दफा फिर बोलने लगा तो इधर से औरंगजेब लगारी साहब जो ख्वाजा साहब के पीछे खड़े थे, उन्हें नहीं पता था कि ये ख्वाजा साहब ने रंगीले को समझा। उन्होंने जनाब मुझे बीच में टोक दिया।
मैं कंफ्यूज हो गया, ना इधर ना उधर, मतलब करूँ क्या। खैर जी उसे ख्वाजा ने इशारा करके उन्हें भी कहा जी बोलने ने, ठीक है। अब मैंने जो शेर बोला ना, अच्छा मैंने बोल दिया, फिर शेर बोला कि अभी भी हैया हैया कार जाके वेख मां नस गईया। मतलब स्टेज में यही होता था। ले जी पब्लिक में क्लैपिंग हो रही है, और वो जो रंगीला साहब बैठे हुए थे ना, उन्होंने वहां से छलांग मारी ना, एक सोफे पे बैठे हुए थे, छलांग मार के नीचे मेरी तरफ ऐसे हुए, तो ख्वाजा मुझे कहता है भाग भाग नस बेग नस तू। मैं कहता नस। मैं जनाब विंग में से निकला हूँ, जो पीछे वो डायरेक्टर खड़ा था ना, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी कहता है बेग नस। मैं क्या होया है, कहता तू नस छोड़ इस गल ना, क्या होया है। मैं जो भाग के बाहर चला गया। बाद में पता चला कि रंगीला साहब पिस्तौल उठा के फिरते रहे। उन्होंने कहा जी कि उस लड़के को लेकर आपने गोली मारनी है। अच्छा मैं परेशान की वजह क्या हुई है, अच्छा वो पता चला है कि जो शेर एंड पे रंगीला साहब ने बोलना होता है वो मैं पहले बोल गया हूँ। वो मैं पहले बोल गया हूँ। रंगीला साहब की सारी जो बनी बनाई वहाँ पे वो एक्टिंग थी ना, वो सारी तबाह हो गई। उन्होंने पूरी रात वो होटल में, माशाल्लाह ऐसी शख्सियत थी कि पूरी रात होटल में वो पिस्तौल लेके ना गोद में, 5 मिनट बाद उन्हें याद आती थी ना, ओ मुड़ा बुलाओ मैं उसा गोली मार, ओ मुड़ा बुलाओ मैं उसा गोली मार। ये बाद में मुझे लड़कों ने बताया जो उसके साथ ख्वाजा साहब और ये और दूसरे थे। तो ऐसे मतलब हादसे हो जाते हैं। लाइव शो जो होते हैं इसमें बड़े बड़े ड्रामे लगते हैं। जबरदस्त। अच्छा बेग साहब एक्टिंग भी आपने की, तो आजकल के जो नौजवान हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें इसके बारे में, एक्टिंग के बारे में? एक्टिंग पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है, ये 100% बात है। एक्टिंग वो लोग कर सकते हैं जो जिन्होंने कोई क्वालिफाइड लोग हों, एक्टिंग पे कोई डिप्लोमा किए हों, कोई पढ़ा हो एक्टिंग के मतलब, वो लोग करें, तालीम हासिल करें पहले, उसके बाद एक्टिंग की तरफ आएँ। एक्टिंग का अब कुछ भी नहीं रहा है। अब कराची में काम हो रहा है, लेकिन वो एक मखसूस लोग हैं जो कर रहे हैं। इसकी वजह और इंटर होना उनमें बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक तो पहली बात शख्सियत होनी चाहिए, उसके बाद क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये मस्ट है। सही, ये मस्ट है। तो उसके बाद एक्टिंग भी होनी चाहिए, वो तो लाजमी बात है। लेकिन पहले वाला दौर नहीं रहा है। पहले हम सीखते थे, मतलब बड़े बड़े एक्टर जो थे वो बिठा के हमें सिखाते थे कि यार एक्ट ये होता है, रिएक्ट ये होता है, इस तरह मकालमा बोलना है, इस तरह फुटवर्क है, मतलब स्टेज पे किस तरह चलना है, बैक नहीं करनी है, वी की शक्ल में, डब्ल्यू की शक्ल में चलना है, मतलब मुख्तलिफ वो सीना बसीना वो हमें ब्रीफ करते रहते हैं। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सिखा सके। तो लाजमी बात है कि आप पढ़ें और एक्टिंग से रिलेटेड तालीम हासिल करें, उसके बाद आप इस फील्ड में आए, इज्जत तभी है। सही। तो बेग साहब आपका माशाल्लाह काफ़ी अबूर है, अपनी जो मादरी ज़ुबान है पोठोहारी, तो इसके बारे में मैं खुद जानना चाहूँगा कि बताइएगा कि इसके जो लहजे हैं वो कितनी अकसाम के हैं। जेलम से अटक तक इतना बड़ा एक खित्ता है हमारा पोठोहार का। जेलम से अटक तक खित्ता है और इसमें मुख्तलिफ लहजे है। धनी लहजा है, अच्छा हाँ, और छछ लहजा है, अच्छा समझिए, कोसार लहजा है, ये सारी है पोठवारी। लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी तरमीम के साथ ना आगे पीछे करके, लेकिन असल में ऐसा हुआ है कि पोठवारी सिर्फ समझ ली गई है कि गुजर खान की जो ज़ुबान है वो पोठवारी है, वो पोठवारी है। हालांकि ऐसा नहीं है, पोठवारी वसी ज़बान है। मतलब ये जितने इलाके हैं अटक से लेके दरमियान में जो जो इलाका आ रहा है जेलम तक, ये पोठवार के पोठवारी लहजे हैं सारे, पोठवारी बोलियां हैं, पोठवारी बोलियां हैं। ओके। तो असल में है तो ये बोली थी, जी समझिए, लहजा ही था एक। तो इसको ज़बान जो है ना बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस काम में। जैसे ये मेरा हिस्सा है, मैं कुकड़ खासा बुक जो है, इसी तरह इसी तरह बेशुमार किताबें जो है अब आना शुरू हो गई हैं। अच्छा। और इस पे बड़ा काम हो रहा है। अब देखें, पोठवारी ज़बान को
सबसे ज़्यादा अगर तरक्की मिली है ना, तरवीज हुई है, तो ये ड्रामे की वजह से हुई है, पटवारी ड्रामे की वजह से। और राइटर जो है, मैं अब ये किताब छापी है ना, चंद एक मखसूस लोगों को दूंगा, वो पढ़ेंगे, लेकिन ड्रामा ऐसी चीज़ है जो हर घर में देखा जाता है, और हम लोगों ने ड्रामे के ज़रिए पोठोहारी हर घर में पहुंचाई है, बल्कि पूरे पंजाब में पहुंचाई है। वो ऐसे कि कई लोग मुझे मतलब कसूर के इलाके के मिले ना, तो वो उन्होंने भी तारीफ़ की, वो जो पटवारी ड्रामे क्या हुआ। गुजरात के लोग, लाहौर के अत्ता के खालिद, ये क्या नाम है इनका, सोहेल अहमद साहब, बहुत बड़े एक्टर हैं सोहेल अहमद साहब। उन्होंने जब देखा कि ठाकर साहब बड़े कामयाब जा रहे हैं पटवारी ड्रामों में, बेशुमार ड्रामे इफ्तिखार ठाकर ने किए हैं, चूँकि वो पिंडी रहे हैं, हमारे साथ स्टेज भी करते रहे, तो उन्हें चूँकि थोड़ा बहुत बोली का पता था, हैं वो उधर के पंजाब के हैं, मियाँ चन्नू के इलाके के हैं, लेकिन चूँकि पठवार में रहते थे, पिंडी में रहते थे, उन्हें पता था कि ये लहजा क्या है, तो उन्होंने इससे बड़ा मतलब एक नाम कमाया है, पैसा कमाया है। तो सोहेल अहमद साहब, हमारे एक दोस्त हैं ताहिर चौधरी, उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि यार मैनू बच्चे एक इस पटवारी सिखा देवे ना तो बड़ा कम पै जाए। मतलब ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लाहौर के वो चाहते थे कि हम पटवारी सीख के तो ड्रामा में काम करें। बड़ी जुबान कितनी मीठी है, बड़ी सराइकी के बाद अगर किसी जुबान में ना चाशनी है ना, तो वो पटवारी है। और मज़ा बिलखुसूस, मज़ा जो पटवारी में मतलब होता है वो शायद किसी और जुबान में मुश्किल है। सही बात है। और बेग साहब, ये आखिर में ना इस तरफ ये आपने लिखा हुआ है, ये अपनी लैंग्वेज में जरा ये मैं भी कुकड़ खासा का ना एक जुमला है, एक मकालमा है, छोटा सा 2 लाइनों का है। तो ये उस ड्रामे का सबसे हिट तरीन जुमला था। अच्छा। जो कंटिन्यूटी समझ लें, वो कंटिन्यूटी बन गई कि हमारा वो शहजादा गफार जो छोटे का बहुत बड़ा फनकार है, बहुत अच्छा फनकार। तो वो अमीद बाबर को कहता है कि नहीं, वो मुर्गों की दुकान पे खड़ा होता है, उसकी दुकान होती है, तो अमीद बाबर जाके कहता है एक कुकड़ किस ना देने हो, तो वो कहता है एक कुकड़ पोड़ने तोलने चाहिए। समझिए, तो वो ये जुमला समझ ले ज़रबुल मिसल बन गया है, एक कंटिन्यूटी इतनी मशहूर हुई है कि आप वो शहजादे गफार के साथ हमारा जाना होता है कश्मीर के इलाके में और पटवार के इलाके में, तो हर जगह पे उससे एक ही सवाल होता है कुकड़ किस ना देने हो, फिर वो आगे से कहता है पोड़ने तोलने चाहिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम दिया, मुझे बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ऐसी निशिस्त दोबारा फिर करेंगे। नाज़रीन किराम, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि एक बंदे का तजुर्बा इतना ज़्यादा है, 40 साल का, तो एक वीडियो में या एक निशिस्त में हम उसको सम अप नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। आपने हमारा जो नया चैनल है पिंडी पॉइंट, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। इंशाल्लाह आपको ऐसी शख्सियात गाहे बगाए उनसे जो है हमारी बैठक होती रहा करेगी। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।